नमस्कार विद्यार्थियों। कल की क्लास में अपन राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ रहे थे, उसका अध्ययन किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सब भारत का राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक होता है। संविधान द्वारा समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का। जैसे मैंने बताया कि संविधान द्वारा समस्त वित्तीय, समस्त विधायी, कार्यपालिका और समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था और आप पढ़ोगे कि भारत की कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, नाम मात्र कार्यपालिका और व्यवहारिक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। व्यवहार में उसकी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा है संकटकालीन शक्तियां। सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का उपयोग व्यवहार में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों में क्या है, या कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाए तो उन परिस्थितियों में क्या है, राष्ट्रपति सर्वसुरा बन जाता है। समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित हो जाती हैं और उनको संकटकालीन शक्तियां कहते हैं। तो राष्ट्रपति शक्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, सामान्यकालीन और संकटकालीन। अब सामान्यकालीन शक्तियां उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां उसका मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां। अब सबसे पहले बात जो देखें, अपनी विधायी शक्तियों की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ऑनलाइन क्लास में बताया था, भारतीय राष्ट्रीय केंद्रीय व्यवस्थापिका का वर्णन बताया था। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका मैंने आपको लिखा था कि साहब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब है कि साहब राष्ट्रपति सेंट्रल व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है, केंद्रीय व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। और केंद्रीय व्यवस्थापिका के अभिन्न अंग होने के नाते उनके पास विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। और राष्ट्रपति जो विधायी शक्ति हैं उसके अनेक रूप हैं। उसको डिवाइडेशन अपन करें तो सबसे पहले अपन देखें जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है कि साहब वो संसद का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। यानी संसद के सत्र चलते हैं, विभिन्न सत्रों में संसद चलती है। जैसे अपन देखें मानसूनकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो संसद का सत्र या अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। संसद का अभिन्न अंग होने के नाते संसद का सत्र बुलाता है और स्थगित करता है। दूसरी शक्ति अगर इसमें अपन देखें तो लोकसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। तो नई लोकसभा का गठन हुआ तो उस समय क्या है, प्रथम अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण से क्या है, लोकसभा या संसद की शुरुआत होती है। प्रथम अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अब तीसरी अगर अपन शक्ति देखें विधायी शक्तियों में तो ये मुख्य शक्ति है। अगर आगे अपन पॉइंट पढ़ेंगे कानून निर्माण प्रक्रिया तो उसमें देखेंगे कि साहब कानून में स्वीकृति राष्ट्रपति की चाहिए। यानी समस्त विधेयक
समस्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने आपको 3 अंग बताए थे व्यवस्थापिका के। सबसे पहला अंग बताया था मैंने आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैंने बताया भी था कि साहब व्यवस्थापिका का काम क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। व्यवस्थापिका का काम क्या करती है? कानून बनाना। तो कानून बनाने में जब लोकसभा, राज्यसभा किसी कानून को पारित कर देती है, विधेयक को पारित कर देती है, तो विधेयक कानून का रूप राष्ट्रपति के स्वीकृति से प्राप्त करता है। तो समस्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून का रूप ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार कानून में राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। इसमें अगर अपन चौथा पॉइंट देखें विधायी शक्तियों में, तो चौथा पॉइंट अपन देखें तो वो देखेंगे अध्यादेश जारी करना। अब अध्यादेश क्या होता है? यानी जब संसद, जैसे मैंने अभी बताया आपको, साहब संसद कानून बनाती है, लेकिन अगर संसद का सत्र न चल रहा हो, 2 संसद के सत्रों के बीच का समय हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो, जैसे मैंने अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कानून संसद बनाती है, राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो वो कानून बनता है। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाए कि साहब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो, किसी नियम की आवश्यकता हो, ऐसे समय में राष्ट्रपति आदेश जारी कर देता है और राष्ट्रपति का आदेश कानून बन जाता है। और जब संसद का सत्र शुरू हो तो उसे संसद द्वारा पारित करवा लिया जाता है और वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है, तो उसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का मतलब हो गया कि साहब संसद का सत्र न चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में देश को कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। और उसको फिर फिक्स समय में संसद द्वारा पारित करवाना अनिवार्य है। और संसद ने उसको पारित नहीं किया तो आदेश समाप्त हो जाएगा, और संसद ने उसको पारित कर दिया तो आदेश क्या है? कानून का रूप ग्रहण कर लेगा। फिर इसका 5वां पॉइंट अपन देखें, वो होता साहब सदस्यों का मनोनयन। सदस्यों का मनोनयन यानी राष्ट्रपति संसद में कुछ सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति संसद में कुछ सदस्य मनोनीत करता है, उसमें 12 सदस्यों राज्यसभा मनोनीत करता है और 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। ध्यान से सुनना, देखो दोनों वाक्य में फर्क है। दोनों वाक्यों में फर्क है। 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में और 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। इसका मतलब ये हुआ कि 12 सदस्य तो वो मनोनीत करता है राज्यसभा में, और 2 सदस्य अगर आंग्ल भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में प्राप्त न हो, सुनना गौर से, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो ऐसी परिस्थिति में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और सामान्यतः ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कम होती है, लेकिन 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है साहब। तो सदस्य मनोनयन के अधिकार है उसके पास विधायी शक्तियों में, और उसमें 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में और 10 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। तो इस प्रकार से हो गई इसकी क्या बताऊं, विधायी शक्तियां।
फिर आते हैं कार्यपालिका शक्तियां। तो अपन ने पढ़ा कि साहब समस्त कार्यपालिका निहित होती है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में, और व्यवहार में उसकी हेल्प के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है। तो कार्यपालिका शक्तियों में कौन कौन शक्तियां प्राप्त है, तो अपन देखें कि साहब सबसे पहले तो अपन देखें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यानी कार्यपालिका शक्तियों में इसका मतलब हो गया कार्यपालिका निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, उनमें विभागों का बंटवारा करना, इसके अलावा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, तीनों सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति करना, ये कार्यपालिका शक्तियों में आता है। कार्यपालिका शक्तियों का मतलब है समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, और कार्यपालिका निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कार्य है। तो ये कार्यपालिका शक्तियां हैं। फिर आते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां यानी जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, विधेयक का अपन दो रूप पढ़ेंगे, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। तो जैसे मैंने आपको विधायी शक्तियों में बताया कि साहब संसद कोई कानून विधेयक पारित करती है और राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देता है। वित्तीय शक्तियों में समस्त वित्त विधेयक जो लोकसभा में रखे जाते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखे जा सकते हैं। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति के बाद में अनुमति ली जाती है, और वित्तीय विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखे जाते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वित्त विधेयक लोकसभा में रखे जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि देश का बजट है, को टैक्स लगाना हो, कर प्रणाली में परिवर्तन करना हो, उन सब में क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वित्त विधेयक संसद में रखे जा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात कोष भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, तो उसे वित्तीय शक्तियां कहते हैं। फिर आते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले देखें अपन, जैसे पीछे मैंने आपको कार्यपालिका में कुछ बताया था तो उसको रिपीट कर देता हूं मैं। यहां पर न्यायिक शक्तियों में डालते हैं उसको कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले न्यायिक शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब दूसरी न्यायिक शक्ति अपन देखें तो होती है कि जिस प्रकार मैंने कहा प्रधान शासक राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, तो उस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय, जैसे मैंने आपको सेंटर की शासन व्यवस्था में तीसरा अंग बताया था सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका, तो सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से सुनना है वाक्य को, सर्वोच्च न्यायालय
के सजा प्राप्त व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या माफ कर सकता है। इस दृष्टि से देश का प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति होता है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और न्यायिक शक्तियों में दूसरी देखें अपन कि सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक संस्था की सर्वोच्च संस्था है अपने देश में, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या माफ भी कर सकता है। वो न्यायिक शक्तियों में आता है। फिर आता साहब सैन्य शक्तियां। तो जिस प्रकार से मैंने बताया भी आपको कि राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश होता है, इसी प्रकार प्रधान सेनाधिपति या सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है, होता है। और तीनों सेनाओं के सेनापतियों की या मान लो सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी प्रधान सेनापति होने के नाते तीनों सेनाओं के प्रधानों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे थल सेना अध्यक्ष है, एयर चीफ मार्शल है, एडमिरल है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हो गई। अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। तो देखो संकटकालीन शक्तियों के 3 रूप हैं और संकटकालीन शक्तियों की स्थिति में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा हो जाता है। तो सबसे पहले अपन देखें राष्ट्रीय आपात, अपने देश के अनुच्छेद 352 संविधान के राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। यानी अपने देश के संविधान अनुच्छेद 352 में वर्णन है कि देश पर बाह्य आक्रमण हो जाए, देश पर बाह्य आक्रमण हो जाए, आंतरिक विद्रोह हो जाए, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के बाद व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को छोड़कर समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जब संविधान निर्माण हुआ उस समय क्या है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषणा का प्रावधान किया गया। उसमें 3 बातें थी मुख्य रूप से, बाह्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकालीन घोषणा की जा सकती है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा अभी तक 3 बार हो चुकी है। लेकिन लास्ट बार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई 1975 में, उसमें कुछ उसकी कमियां उजागर हुई। तो 1977 में संविधान संशोधन किया गया और उस राष्ट्रीय आपात में एक शब्द था आंतरिक अशांति। इस शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्योंकि जब 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, उस समय क्या है, उसकी कुछ कमियां या उसका नाजायज उपयोग ऐसे हुआ, इसलिए क्या है, इस शब्द को फिर संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है बाह्य आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। और अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है।
3 बार 1962, 1971 और 1975। 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषणा हो चुकी है। अब दूसरा आता है राज्य में संवैधानिक संकट। इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने बताया था, भारत में लोकतंत्र के संघीय रूप को अपनाया गया है। लोकतंत्र के संघीय रूप को अपनाया गया है और इसमें संघीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 रूप होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि किसी राज्य में, जैसे मैंने आपको बताया था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर किसी राज्य में राज्य सरकार शासन को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है और वहां के राज्यपाल द्वारा लिखित में राष्ट्रपति के पास एक तरह सूचना भेजी जाए कि शासन ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, नाम ही देखो राज्य में संवैधानिक संकट। इसका मतलब है किसी राज्य में शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है, संविधान के ऊपर संकट है और राज्यपाल लिखित में सूचना दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उसे राज्य में संवैधानिक संकट नाम दिया गया है और अब तक इसका उपयोग 100 से भी अधिक बार हो चुके हैं और पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था केरल में। केरल राज्य में लागू किया गया था। तो ये राज्य में संवैधानिक संकट है। इसका मतलब है राज्य में राज्य सरकार द्वारा सुचारू रूप से शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल की लिखित सूचना मिलने पर राष्ट्रपति उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और यह अनुच्छेद 356 के तहत अपने देश के संविधान अनुच्छेद 356 के तहत, और इसका अब तक 100 से भी ज्यादा बार उपयोग हो चुका है और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था केरल में। अब आता है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रपति को लगे कि केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला पा रही है और देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, ऐसे समय में राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। देश की अर्थव्यवस्था संकट में है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या है, वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और वित्तीय संकट का अब तक उपयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, यानी राष्ट्रपति वित्तीय संकट लगा सकता है, लेकिन अभी तक संवैधानिक इतिहास में, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से अब तक वित्तीय संकट मान लो उत्पन्न नहीं हुआ तो राष्ट्रपति को आवश्यकता नहीं पड़ी। कौन से संकट लागू करने की? वित्तीय संकट लागू करने की। तो इस प्रकार से देखो यहां पर अपन राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां 2 भागों में बांटते हैं अपन, वापस शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, 2 भागों में बांटते हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को अपन 5 भागों में बांटते हैं, संकटकालीन शक्तियों को अपन 3 भागों में बांटते हैं, जिसको मैंने डिटेल से बताया। अब देखो, अगर अपन इसका राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको अगर अपन जिसे कहेंगे कि साहब इसका विश्लेषण करें तो इनको देखते हुए लगता है
कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि साहब भारत में राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का मुखिया होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। व्यवहारिक में उसकी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसका निष्कर्ष निकाले ना अपन तो पाएंगे, इसमें निष्कर्ष में अपन डाल सकते हैं कि साहब राष्ट्रपति सैद्धांतिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। और ये जो समस्त शक्तियां हैं, उन समस्त शक्तियों का व्यवहार में उपयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब एक पॉइंट और मैं बता देता हूं इसमें आपको। राष्ट्र, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि साहब ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होती है, फिर मैं लास्ट में सारे में बोला कि साहब राष्ट्रपति की इन सारी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। जैसे आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि साहब राज्यपाल नियुक्त होता तो प्रधानमंत्री नाम देता है, उसको राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। साहब कोई सी भी शक्ति उठाकर देख लो आप, जैसे संकटकाल घोषणा में भी देखो आप 352 का लागू करना है तो पहले कुछ अशुद्धियां थी, आंतरिक अशांति थी, प्रधानमंत्री कहने पर लागू कर देता था। लेकिन आजकल क्या है, मंत्रिपरिषद लिखित में दे तो इसका मतलब संकटकाल घोषणा किसने करवाई? मंत्रिपरिषद ने। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि वैसे तो नाम मात्र का शासक होता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को स्वयं की शक्तियां होती हैं जिसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की भागीदारी नहीं होती है। और वो स्वयं की शक्तियां कौन कौन सी होती है, जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, जैसे मैंने कार्यपालक शक्तियों में बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन बनता है? सामान्यतः प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। और लोकसभा में अगर बहुमत प्राप्त हो गया किसी दल या गठबंधन को, तो वहां पर राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जिसको नेता बनाया जाएगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। जैसे 2014 में 2019 में एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ तो वहां पर एनडीए ने अपना नेता नियुक्त किया और उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। किसने? राष्ट्रपति ने। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां, उन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वयं से कार्य कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियां जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में किसी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त न हो तो अपने विवेक से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। पहला तो यह है। दूसरा, किसी दल या गठबंधन के एक से अधिक नेता हो तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। 2 पॉइंट तो ये हुए। अब देखो, एक स्वयं की शक्ति और आती है राष्ट्रपति की, वो आती है जैसे मैंने बताया कि विधायी शक्तियों में कानून निर्माण का अंग है साहब। तो यहां पर देखो, राष्ट्रपति के पास अधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित किया, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अपने विवेक से उसे पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार उसको है। राष्ट्रपति को लगे कि उस विधेयक में कुछ कमियां हैं तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यह स्वयं की शक्ति है। और इसमें फिर बाद में अगर वो विधेयक दोबारा उसी रूप में संसद द्वारा पारित हो गया तो इस बार राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
तो इस प्रकार अपन ने आज देखा, पढ़ा यहाँ पर कि साहब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो आप लोग डिटेल से पढ़ोगे इसको। और एक बार मेरा कहना है कि सभी बच्चे आपका सिलेबस बुक्स खरीद लो और जो भी बिंदु यहाँ पर पढ़ाया जाता है उस बिंदु को एक बार बुक में रीडिंग करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार रीडिंग करोगे तो उसमें आपको आराम से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आज हमने देखा राष्ट्रीय शक्तियाँ और कार्य। फिर आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।